हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी, ठीक है। और हमने डिस्कस किए थे दो मेथड, एल्जेब्रिक मेथड के दो मेथड डिस्कस कर लिए थे, जिसमें एक सब्सटीट्यूशन था और एक एलिमिनेशन था। इसका थर्ड टाइप रह गया था जो कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था। आज हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कवर करना, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने और एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करनी। कोशिश करेंगे 3.5 आज ही पूरी कंप्लीट करेंगे, और अगर थोड़ी बहुत बच गई तो नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मैंने आपको बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें हम टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, a1 b1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, और c1 क्या है कांस्टेंट। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी a2 b2 जो है वो कोफिशिएंट हैं x और y के, और इसी तरह c2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है। देखो, आपको पूरा प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रूफ बहुत ज़्यादा लंबा है और आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, बस रिजल्ट देखिए। ये उसका रिजल्ट है कि x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 a1। याद रखिए, x के साथ जो कोफिशिएंट है उससे शुरू नहीं होगा, उसके अगले वाले कोफिशिएंट से शुरू होगा। b1 c2 देन b2 c1, उसके बाद c1 a2 देन c2 a1, ठीक है। उसके बाद a1 b2 और a2 b1। देखो इसी तरह से हुआ, बस आपको यही याद रखना है, ये रिजल्टेंट याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो, अगर हम a1 और a2 को कंपेयर करते हैं b1 b2 से, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसी तरह से अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर एक दूसरे के बराबर होता है तो वो हमेशा याद रखना इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, उसमें मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर चलते हैं, एक दूसरे के मतलब इसको कोइंसिडाइज करता है, ठीक है, कोइंसिडेंट करता है, ठीक है। इसके बाद पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस से होता क्या है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल होता है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। कोइंसिडेंस मतलब, कोइंसिडेंट मतलब कि जो एक दूसरे के ऊपर है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, इसीलिए इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब हर पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, हर पॉइंट पे जो एक लाइन पे पॉइंट होगा वो दूसरे लाइन पे भी होगा, ये बस याद रखना है। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन आंसर्स पे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि उसने कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और उसमें आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन के इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। दो इक्वेशंस हर पार्ट में दी हुई हैं। उसने पूछा है किसके यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, किसका पैरेलल मतलब किसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये देखने के बाद उसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है उसने, x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या इक्वेशन दी हुई है, 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसने क्या कहा है, सर यूनिक सॉल्यूशन पे ही हमको क्या करना है, हमको इनके आंसर निकालने, इनके सॉल्यूशन निकालने, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो। पहले चेक करते हैं ये वाले मेथड से कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस हैं, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ से लिखेंगे हम क्या, a1 इक्वल टू क्या है, a1 इक्वल टू 1 है और a2 इक्वल टू क्या है 3। इसी तरह b1 की बात करें और b2 की बात करें तो b1 की वैल्यू है -3। मैं आपको फिर से एक बार ये इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। देखो हमको इस टर्म इस तरह से दोनों इक्वेशन को लिखना है, इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे तो देखो क्या होगा, x की जगह a1 की जगह क्या है 1 और x1 की जगह x की जगह x है प्लस -3 और y, b1 की जगह क्या आया -3 प्लस c1 की जगह क्या आया, c1 की जगह आया -3, ठीक
ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, 3x माइनस प्लस, वहाँ पे प्लस है, देखो प्लस की तरफ बनाना है हमको, -9y प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस उनसे अब रिलेट करो, देखो इक्वेशन सेम टू सेम डिट्टो कॉपी उसकी तरफ बन गई हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, देखो मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, a1 b1 c1, a1 b1 c1 की वैल्यू पता चल गई। अब a2 b2 और c2 की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमको क्या करना है, रिलेट करना है। देखो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करना है, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करना है। ठीक है, इनको इक्वेट करना है हमें। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या है, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन -9। तो 3 और 9 कट जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 3 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या आया इससे हमारे पास कि 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब ये देखो कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, अब ये हमारी कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि पैरेलल लाइंस की है। मतलब कि ये इनमें कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, कोई भी इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई नहीं होगा, मतलब कि ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो इसका हमें आंसर आगे नहीं फाइंड करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा मेथड मतलब कौन सा क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, उसने क्या बोला था कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो उसी पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। लगाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इक्वेशन उसने 2 दी हुई हैं और उसका हमें पहले फाइंड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिट है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन क्या है, देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो अब देखो 2x को हम ऐसे लिख दे रहे, 2x प्लस 1y माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। -5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो -5 आ गया ना, 5 इधर आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब देखो -5 को हम लिख सकते हैं प्लस, और ब्रैकेट में लिख दें -5। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो -5 ही आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, इसी तरह से यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में -8, क्योंकि 8 उधर से इधर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको हमने इक्वेशन कैसे रीराइट किया, 2x प्लस 1y, 5 उधर से इधर आया तो -5 आ गया, प्लस में प्लस बाहर रहा, माइनस अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। उसी तरह 3x प्लस 2y प्लस -8 आ गया। अब देखो रिलेट करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 3 है, और b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2 है। मतलब कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो किसका सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से चेक करना है। तो ये तो लिख लिया आपने। इसके बाद आपको लिखना है कि दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी आर चेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इतना आपको थ्योरी लिखनी है। तो ये मिटा दे रहा हूं मैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं आपका क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ a1 b1 c1, इसी तरह a2 b2 एंड c2। अब देखो मेथड क्या कहता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट वहां पे लगा देंगे और कुछ नहीं करना है आपको। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो x अपॉन b1 c2, b1 क्या है, देखो b1 1 है,
B1 1 है और C2 क्या है, देखो C2 -8 है तो -8 मल्टीप्लाई में ही ये 1 और -8, ठीक है। और माइनस के बाद क्या है B2 C1, B2 क्या है 2 है और C1 क्या है -5, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2, y अपॉन C1 क्या है -5 और A2 क्या है 2। इसी तरह माइनस C फिर आ जाएगा C2 जो कि है -8 और C1 क्या है और A1 क्या है, A1 है, अच्छा A2 है 3, ठीक है। C1 A2, C1 क्या है C1 क्या है -5, A2 क्या है 2, उसके बाद C2 क्या है आपका -8 और A1 क्या है, A1 आपका 2 है, A1 आपका 2 है। C1 A2, C1 क्या है आपका -5, A2 क्या है आपका 3 है, यहाँ पे आएगा 3। ये क्वेश्चन आपको देखो इस कॉन्सेप्ट से बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टर्म्स इक्वेशंस हैं, आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो C1 A2 की वैल्यू 3 है, फिर C1 मतलब C2 की वैल्यू -8 और A1 की वैल्यू है 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन A1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है 2, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 क्या है 3 और B1 क्या है 1। देखो ध्यान से फिर से ये क्वेश्चन देखो, हम वापस से चेक कर लेते कि हमारी टर्म्स सही लगी हैं। सबसे पहले देखो आपका B1 C2, B1 की वैल्यू है कितनी 1, C2 की वैल्यू क्या है -8, फिर B2 C1, B2 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है -5, उसके बाद y अपॉन, उसके बाद लगता है आपका C1 की वैल्यू -5 और B2 की वैल्यू है 3, C1 A2 लगता है, C1 की वैल्यू -5 है और A2 की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद आपका आता है C2 मतलब -8 और A1 की वैल्यू है 2। उसके बाद लास्ट में आता है A1 B2, A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू है 2 और उसके बाद A2 जो जिसकी वैल्यू 3 है और B1 की वैल्यू क्या है 1, A2 B1, ठीक है, A1 B2 A2 B1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x अपॉन -8 और +10, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y अपॉन -15, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस 8 2 16 +16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4, 4 - 3 1, ठीक है। अब देखो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 2, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, y अपॉन 1 क्योंकि 16 में से 15 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 है, जिससे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। उसके बाद y की वैल्यू की बात करें तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 है, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो इसी तरह y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू पुट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2, x मतलब आपको ये क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस कहाँ पे मीट कर रही हैं एक दूसरे से, x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप किससे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं, देखो कैसे, 4x + 2y इज इक्वल टू 10। अगर इसको हम इस साइड लिखेंगे माइनस करेंगे तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, आपका x बच गया, 4x में से 3x गया तो x बचा और 2y में से 2y गया तो 0 बचा, 2y में से 2y गया तो 0 बचा, इज इक्वल टू
आपका 10 है और इधर 8 है, 10 में से 8 गया तो 2, x की वैल्यू 2 आ गई। एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू 2 आ गई। एलिमिनेशन मेथड से अगर x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करो, 8 8 यहाँ पे गया, 10 माइनस 8 2 हुआ, y की वैल्यू क्या आ गई, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से भी यही वैल्यू आ रही है। तो आपको मुझे लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा उसने, क्या पुट करेंगे उसमें कि उसमें k की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ इक्वेशंस दिए उसमें k एक कांस्टेंट, k एक वेरिएबल दी थी जिसकी हमको वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला k की वैल्यू क्या रहेगी, नहीं a और b की वैल्यू क्या रहेगी, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि a और b की वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो इसकी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बस इतना सा आपको करना है। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर रिकॉर्डिंग पे चेक कर लेना वापस, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। तो आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। इक्वेशंस क्या दी हैं उसने सेकंड क्वेश्चन की, देखो इक्वेशंस ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। उसके बाद है a माइनस बी x प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। ये वैल्यू, ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। तो फिर से क्या करेंगे, हमको क्या बनाना है इसको, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 करना है। तो ये हमको पता है क्या एक करना है। तो देखो a1 लिखो 2/a माइनस बी, a1/a2 इज इक्वल टू 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं, देखो कोई भी दो टर्म पकड़ लो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये वाली दो टर्म पकड़ लो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे क्या आ जाएगा, आपकी कोई इक्वेशंस आ जाएंगी। इक्वेशंस आ जाएंगी, हमको क्या करना है, इक्वेट करना है बस, ठीक है। ए और बी की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि इसमें 0 आ जाए, मतलब कि ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए, बस इतना सा सॉल्व करना है हमको। तो देखो कैसे करेंगे, 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, ये कर दिया। a प्लस बी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, किसी से भी इक्वेट कर सकते हो कि तीनों इक्वल हैं, 3/a प्लस बी, ठीक है, 3/a प्लस बी, b1/b2 के, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3a क्या हो जाएगा, माइनस a, और माइनस 3b इधर आएगा प्लस 5b इज इक्वल टू 0। मतलब 5b, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b की वैल्यू आ जाएगी आपकी a, या फिर a को इधर ले जाएंगे, a की वैल्यू क्या आ गई 5b, ठीक है। एक तो ये आ गया आपका a की वैल्यू क्या आ गई 5b, मतलब कि जो a जो है वो b से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ रिलेट कर लेते हैं, या इसको इसके साथ कर लो, किसी को किसी के साथ भी रिलेट कर लो। तो क्या करते हैं, देखो रिलेट करते हैं फिर से, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2।
तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a क्या हो गया 9a, 3 इंटू 3a क्या हो गया 9a प्लस 3 इंटू बी क्या हो गया 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, अब इसको देखो वापस से इधर लेके आएंगे, 9a में से 7a गया तो क्या आ जाएगा 2a, 7a था इधर, 7a इधर गया तो 9a में से माइनस हो गया 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7b है, 7b इधर आएगा तो माइनस में 4b आ जाएगा क्योंकि 3b निकल गया, और इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है 0। आपके पास दो इक्वेशंस आ गए, देखो a इक्वल टू 5b, ठीक है, तो a इक्वल टू 5b आ गया था, इसको इसमें पुट कर देंगे, 5 टू 10, 10b माइनस 4b माइनस 6 था इधर चले जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 10b माइनस 4b क्या आ जाएगा 6b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू अगर 1 आ गई तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5b है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्या किया हमने, b की वैल्यू यहां पुट कर दी तो 5 आ गया a की वैल्यू। अब देखो a और b की वैल्यू पुट करके देखो, इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो अगर a और b की फर्स्ट में पुट करते हैं 2/5 माइनस 1 मतलब 2/4 आ गया, क्या आ गया 2/4 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1 3/6 आ गया इज इक्वल टू 7/3a मतलब 5 5 3 15 15 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखो बहुत आसान है, 2 से 4 गया तो 1/2 और 3 से 6 गया तो 1/2 इज इक्वल टू, ये देखो 15 प्लस 1 16 माइनस 2 14, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो आपका प्रूव हो गया ये कि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल है, मतलब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस के लिए a और b की वैल्यू 1 और 5 हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब इसके लिए देखो हमने फाइंड आउट की है वैल्यू, उसको हमने सिर्फ चेक किया था वैल्यू पुट करके उसमें, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया था। ठीक है, इसी तरह बी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे, उसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछा है, इसमें तो सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, इसमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए और बी की वैल्यू। अब अगले क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ ए की वेरिएबल की वैल्यू पूछी है जो कि है के। ठीक है, के की वैल्यू भी इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे आप। ठीक है, तो के की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आसान है, कुछ नहीं करना, थर्ड क्वेश्चन को आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, इसी तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी थर्ड क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है और एल्जेब्रिक किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट ये देखो बस, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब क्या कह रहा है कि हॉस्टल में कोई बंदा अगर कोई भी रहेगा तो हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में अलग चार्जेस क्या हैं कि वो कितने दिन मेस में खाना खा रहा है उसके अलग से चार्जेस हैं, कितने दिन मेस में खाना खाया उसके अलग से चार्जेस है, याद रखना। उसने क्या कहा है, एक स्टूडेंट ए है, ए स्टूडेंट क्या करता है, ए स्टूडेंट 20 दिन रहता है, ए स्टूडेंट मेस में रहा, ठीक है, मेस में रहा तो मान लो मेस में रहा तो उसको एक फिक्स चार्ज पड़ा, हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज क्या है एक्स चार्जेस तो उसको लग गए ए को। उसके बाद उसने क्या कहा है, 20 दिन उसने खाना खाया, 20 दिन खाना खाया मतलब कि 20y मान लेते हैं क्या, फूड चार्जेस क्या है, फूड चार्जेस क्या हैं आपके,
₹20 पर डे 20 चार्ज, 20 नहीं, वाई है चार्जेस पर डे का, फूड का क्या है ₹Y पर डे। तो x + 20y आ गया, 20 दिन रहा, 20 दिन उसने खाना खाया, तो x तो हो गया फिक्स चार्ज जो कि है उसके हॉस्टल का, और y है एक दिन के खाने का चार्ज। तो उसने 20 दिन खाना खाया तो 20 दिन इंटू y कर देंगे, तो उसने कितने रुपए दिए, 1000 रुपए दिए। देखो मैं इक्वेशन को क्वेश्चन से ही बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है कि एक बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट भी हॉस्टल में रहा, तो एक्स चार्जेस फिक्स चार्जेस तो हैं ही हैं सबके लिए। और उसके बाद उसने 26 दिन खाना खाया, 26 डेज, तो 26y आ जाएगा, इज इक्वल टू कितने रुपए पे किए उसने, 1180 रुपीज पे किए। तो देखो उसने पूछा है कि फिक्स चार्ज निकालो और फूड पर डे का कॉस्ट निकालो, ठीक है। खाना एक दिन का कितने रुपए का आ रहा था उसका चार्ज निकालना है, और चार्ज निकालना है कि फिक्स चार्जेस कितना है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है बस। अब देखो इसमें कितना आसान है, इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने जाएंगे कितना हार्ड बन जाएगा। इसको सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं हम। देखो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा 26 वाला है ना, और ये 1180 है, तो कुछ नहीं करेंगे इसमें। सॉल्यूशन क्या है इसका, आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, आप थ्योरी पूरी लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये भी आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, ये इक्वेशंस क्वेश्चन में नहीं लिखी होंगी, यहाँ से आपका आंसर चालू होता है इसका। ये ब्लैक से इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहीं पे माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस लगा, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस था, तो x में से x गया तो यहाँ पे कट गया, x से कट गया। अब 26, अच्छा यहाँ पे ये सॉरी मैंने क्या कहा आपको कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन ऊपर रखनी है। तो ठीक है, इसको रखते हैं, x + 26y = 1180, ठीक है। 1180 आ गया, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 20y = 1000। अब इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, ये कट गया, 26 में से 20 माइनस किया तो कितना आया, 6y = 1180 रुपये में से 1000 रुपये माइनस किया तो 180 रुपीज़ आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइड बाई 6 = 6 3 18 30। मतलब कि आपके हॉस्टल का चार्जेस, खाने के चार्जेस क्या थे, एक दिन के चार्जेस थे 30 रुपीज़। अगर y की वैल्यू 30 है तो आप x की वैल्यू कहीं किसी में भी पुट करके निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे पुट करते हैं, y की वैल्यू 30 है तो 30 × 20 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 1000 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। समझ आया 400 कैसे आया, y की वैल्यू 30 आई थी, वो यहाँ पुट कर दी, 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, 600 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1000 - 600 कितना होता है, 400, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 400। तो ये आपका फिक्स चार्ज हो गया, मतलब हॉस्टल का फिक्स चार्जेस कितने थे, 400 रुपीज़, और मैथ्स का एक दिन का चार्जेस कितना था, 30 रुपीज़, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप बाकी के क्वेश्चंस खुद ट्राई करके देखना कि किस तरह से इक्वेशंस बनानी है और किस तरह से सॉल्व करनी है। इसकी एक और क्लास आपकी शायद हो पाएगी, एक और क्लास, हाँ बिल्कुल एक और क्लास हो जाएगी आपकी इजीली। उसको अगली क्लास में हमने क्या देखना है कि कुछ कॉम्प्लेक्स तरह की आपको लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हमने इजी कैसे करना है, उसको छोटा कैसे बनाना है, और उससे कैसे हमको आंसर निकालना आसान हो जाएगा,
ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन का है ना, फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसलिए कराया कि ताकि आपको पता लग जाए कि इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, और उसमें बोला है उसमें कोई भी मेथड से सॉल्व करो। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही आसान थी, इसलिए मैंने इसको क्या किया है, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से किया है। एलिमिनेशन मेथड से देखो सिर्फ 3-4 स्टेप्स में इजीली आपको क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, बहुत ही आसान होती है, बस आपको बराबर करना होता है कोई भी दो वेरिएबल्स का, दो वेरिएबल्स का जो मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको बराबर करना होता है, तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे, तो अगली क्लास में मिलेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, और आप मुझे कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। आपकी हर कोई क्वेरी, हर कोई प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो उस टॉपिक पे आपको नई वीडियो भी बना के दूंगा। ठीक है, और आपको गाइड करूंगा। ठीक है, और संडे स्पेशल में भी मिलते हैं आपसे अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और भी आसान लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर। ओके एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।